नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स सैंपल मेंस क्वेश्चन -अप्रैल 4 जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये वीडियो खासतौर पर GS 2 पॉलिटी और गवर्नेंस और GS 3 इकोनॉमी के करंट इश्यूज पर आधारित है। आज हम हर क्वेश्चन का एक यूपीएससी स्टाइल मॉडल आंसर स्ट्रक्चर समझेंगे। Q1 10 मार्क्स एंटी डिफेक्शन लॉ। अब सबसे पहले बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस 10वीं अनुसूची, जिसे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। ये लॉ MP और MLA दोनों पर लागू होता है और डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय स्पीकर या चेयरमैन लेते हैं। मुख्य उद्देश्य पॉलिटिकल डिफेक्शन रोकना, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी बनाए रखना, हॉर्स ट्रेडिंग कम करना और पार्टी डिसिप्लिन मजबूत करना। की प्रोविजंस डिस्क्वालिफिकेशन होता है यदि कोई मेंबर पार्टी की सदस्यता छोड़ दे, विप के खिलाफ वोट करे, इंडिपेंडेंट होकर जीतने के बाद पार्टी ज्वाइन करे या नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने बाद पार्टी ज्वाइन करे। एक्सेप्शन, हालांकि मर्जर का एक एक्सेप्शन है जिसमें 2/3 सदस्य समर्थन करें तो मर्जर वैलिड माना जाता है। रिलेवेंस, इस कानून की रिलेवेंस ये है कि ये बार बार सरकार गिरने से रोकता है, लेकिन इसकी कमजोरी ये है कि स्पीकर के बायस होने की संभावना रहती है। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि ये कानून जरूरी है, लेकिन सुधार हेतु इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल जैसी व्यवस्था पर विचार होना चाहिए। Q2 10 मार्क्स फ्रीबीज कल्चर। अब बात करते हैं फ्रीबीज कल्चर की। फ्रीबीज का मतलब है चुनावी लाभ के लिए फ्री में सुविधाएं देना, जैसे फ्री बिजली, कैश ट्रांसफर, लोन वेवर इत्यादि। पक्ष में तर्क, इसके पक्ष में तर्क ये है कि ये गरीबों की मदद करता है, सामाजिक न्याय को बढ़ाता है और DPSP के उद्देश्यों को सपोर्ट करता है। साथ ही हेल्थ और एजुकेशन में मदद करके ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ाता है। खिलाफ तर्क, लेकिन इसके खिलाफ तर्क ज्यादा गंभीर हैं। फ्रीबीज से फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है, राज्यों का कर्ज बढ़ता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर घटता है और ये डिपेंडेंसी कल्चर पैदा करता है। कई बार ये मार्केट प्राइसिंग को डिस्टॉर्ट कर देता है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को नुकसान पहुंचाता है। वे फॉरवर्ड में सबसे जरूरी है कि सरकार वेलफेयर और इरैशनल फ्रीबीज में अंतर करे। साथ ही बजट में ट्रांसपेरेंसी, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और आउटकम बेस्ड स्कीम्स लागू हों। निष्कर्ष, वेलफेयर जरूरी है, लेकिन फ्रीबीज को फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ना होगा। Q3 10 मार्क्स जुडिशियल ओवरसाइट ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अब बात करते हैं धार्मिक प्रथाओं पर न्यायिक निगरानी की। आधार, भारत में कोर्ट ये देखता है कि कोई धार्मिक प्रथा पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन तो नहीं कर रही। संवैधानिक आधार, इसका संवैधानिक आधार है अनुच्छेद 25 से 28 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है। साथ ही अनुच्छेद 14, 15 और 21 समानता और गरिमा की सुरक्षा करते हैं। महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस डॉक्ट्रिन। इस डॉक्ट्रिन के अनुसार कोर्ट यह तय करता है कि कौन सी प्रथा धर्म के लिए जरूरी है और कौन सी नहीं। जो प्रथा नॉन एसेंशियल होती है उसे स्टेट रेगुलेट कर सकता है। सिग्निफिकेंस, इसकी सिग्निफिकेंस यह है कि ये व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, जेंडर जस्टिस और सोशल रिफॉर्म को सपोर्ट करता है और धर्म के नाम पर गलत प्रथाओं को रोकता है। आलोचना, लेकिन इसकी आलोचना ये है कि कोर्ट धर्म का इंटरप्रेटर बन जाता है और जजमेंट्स में इनकंसिस्टेंसी आती है। निष्कर्ष, धार्मिक स्वतंत्रता और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बीच बैलेंस जरूरी है। Q4 10 मार्क्स बैंक सेंट्रिक से कॉर्पोरेट बॉन्ड बेस्ड फाइनेंस। अब आते हैं इकोनॉमी के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। कारण, भारत में अब जरूरत है कि फाइनेंसिंग सिस्टम बैंक सेंट्रिक से हटकर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की तरफ जाए, क्योंकि बैंकों पर NPA का बोझ है, कैपिटल कंस्ट्रेंट्स हैं और बैंकों की लॉन्ग टर्म लेंडिंग क्षमता सीमित है, जबकि भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए। फायदे, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के फायदे हैं। ये फंडिंग सोर्स को डाइवर्सिफाई करता है, बैंक पर दबाव कम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ाता है। चुनौतियां भी हैं। बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी कम है, रिटेल पार्टिसिपेशन कम है, क्रेडिट रेटिंग पर भरोसा कमजोर है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिस्क रहता है। वे फॉरवर्ड में जरूरी है कि बॉन्ड मार्केट रिफॉर्म्स हो, इंसॉल्वेंसी सिस्टम मजबूत हो और म्यूनिसिपल तथा इंफ्रा बॉन्ड्स को प्रमोट किया जाए। निष्कर्ष, कॉर्पोरेट बॉन्ड फाइनेंस भारत की इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ के लिए जरूरी है। Q5 10 मार्क्स पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जोड़ डिस्कॉम रिफॉर्म। अब बात करते हैं पावर सेक्टर की। समस्याएं, भारत में पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की सबसे बड़ी समस्या है हाई AT&C लॉसेस, बिजली चोरी, खराब बिलिंग सिस्टम, पॉलिटिकल सब्सिडी, टैरिफ डिस्टॉर्शन, जेनको को पेमेंट में देरी और डिस्कॉम की कमजोर फाइनेंशियल हेल्थ। इसी कारण डिस्कॉम पर कर्ज बढ़ता जाता है। जरूरत, डिस्कॉम रिफॉर्म्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि यह रिलायबल पावर सप्लाई सुनिश्चित करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को सपोर्ट करते हैं और राज्यों पर फिस्कल बर्डन कम करते हैं। वे फॉरवर्ड में स्मार्ट मीटरिंग, DBT सब्सिडी, टैरिफ रैशनलाइजेशन, PPP मॉडल और परफॉर्मेंस लिंक्ड रिफॉर्म जरूरी हैं। निष्कर्ष, डिस्कॉम रिफॉर्म भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ की रीढ़ है। Q6 15 मार्क्स एविएशन सेक्टर जोड़ उड़ान जोड़ सस्टेनेबिलिटी।
अब बात करते हैं इंडिया के एविएशन सेक्टर की। ग्रोथ। भारत में एविएशन सेक्टर की ग्रोथ के कारण है मिडिल क्लास डिमांड, टूरिज्म, कार्गो और लॉजिस्टिक्स ग्रोथ और नए एयरपोर्ट्स। उड़ान स्कीम। यहाँ उड़ान स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है। उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक, जिसका उद्देश्य है अफोर्डेबल रीजनल एयर कनेक्टिविटी। फायदे। उड़ान स्कीम के फायदे: छोटे एयरपोर्ट्स को रिवाइव करना, टियर 2 और टियर 3 सिटीज का विकास और लास्ट माइल कनेक्टिविटी बढ़ाना। पोटेंशियल। भारत में एविएशन सेक्टर का पोटेंशियल है कि भारत ग्लोबल एविएशन हब बन सकता है। साथ ही एमआरओ यानी मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशंस में भी स्कोप है। चुनौतियां। लेकिन चुनौतियां हैं, एटीएफ कॉस्ट बहुत हाई है, एयरलाइंस फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, एयरपोर्ट कंजेशन है, कार्बन एमिशन बढ़ रहा है और सेफ्टी कंप्लायंस भी जरूरी है। वे फॉरवर्ड में ग्रीन एविएशन फ्यूल यानी SAF, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और एटीएफ टैक्स रैशनलाइजेशन जरूरी है। निष्कर्ष एविएशन हाई ग्रोथ सेक्टर है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी रिफॉर्म जरूरी हैं। Q7 15 मार्क्स आरबीआई क्रेडिट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिफॉर्म्स। अब अंतिम प्रश्न में बात करते हैं आरबीआई रिफॉर्म्स की। समस्याएं। डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के बढ़ने से कई समस्याएं आईं, जैसे मिस सेलिंग, हिडन चार्जेस, डेटा प्राइवेसी इश्यू और ओवर इंडेप्टेडनेस। आरबीआई के सुधार। इसी कारण आरबीआई ने कई मेजर रिफॉर्म्स किए, जैसे डिजिटल लेंडिंग को रेगुलेट करना, इंटरेस्ट रेट और फीस में ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रॉन्ग केवाईसी, अनरेगुलेटेड लोन ऐप्स पर रोक और फेयर प्रैक्टिस कोड लागू करना। प्रभाव। इन सुधारों का प्रभाव ये हुआ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन ज्यादा सेफ हुआ, नए बोरोवर्स का ट्रस्ट बढ़ा, गरीब उपभोक्ताओं का शोषण कम हुआ और डिजिटल क्रेडिट सिस्टम स्टेबल बना। ट्रस्ट इसलिए मजबूत होता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट लेंडिंग, बेहतर कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल और फ्रॉड कंट्रोल सिस्टम आता है। निष्कर्ष आरबीआई के ये सुधार रिस्पॉन्सिबल लेंडिंग और स्टेबल फाइनेंशियल सिस्टम सुनिश्चित करते हैं। Q8 15 मार्क्स रेपो रेट अनचेंज्ड इक्वल्स आरबीआई बैलेंसिंग एक्ट। सबसे पहले बात करते हैं एमपीसी और रेपो रेट की। दृष्टिकोण। जब आरबीआई रेपो रेट को अनचेंज रखता है, इसका मतलब होता है कि आरबीआई एक कॉटियस अप्रोच अपना रहा है। ये आरबीआई का बैलेंसिंग एक्ट है, जिसमें वो इन्फ्लेशन कंट्रोल और ग्रोथ सपोर्ट दोनों के बीच संतुलन बनाता है। कारण। आरबीआई रेपो रेट इसलिए अनचेंज रखता है क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी रिस्क बना रहता है, खासकर फूड इन्फ्लेशन और फ्यूल शॉक्स के कारण। साथ ही ग्लोबल अनसर्टेनिटी जैसे ऑयल प्राइस, जियोपॉलिटिक्स और सप्लाई चेन डिसरप्शन भी एक फैक्टर है। इसके अलावा रेपो रेट में बदलाव से रुपया और कैपिटल फ्लो पर असर पड़ता है। आरबीआई अपनी पॉलिसी क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए भी स्टेबल स्टैंड लेता है। ग्रोथ साइड से देखें तो अगर रेपो रेट कट होता तो क्रेडिट डिमांड बढ़ती, इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन को बूस्ट मिलता, लेकिन प्रीमेच्योर रेट कट से इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ सकता है। स्ट्रैटेजी। इसलिए एमपीसी आमतौर पर वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी अपनाती है और इन्फ्लेशन टारगेट 4% ±2 पर फोकस करती है। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि रेपो रेट अनचेंज रखना आरबीआई की मैक्रो स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ की नीति को दर्शाता है। Q9 15 मार्क्स कैपिटल गुड्स सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। अब बात करते हैं कैपिटल गुड्स सेक्टर की। अर्थ। कैपिटल गुड्स का मतलब है मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल प्लांट, यानी ये सेक्टर इंडस्ट्री का बैकबोन है। महत्व। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस को मजबूत करता है और मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है। कैपिटल गुड्स का सीधा लिंक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस प्रोडक्शन और हेवी इंडस्ट्रीज से है। साथ ही ये हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है। चुनौतियां। लेकिन भारत के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे हाई एंड मशीनरी में इंपोर्ट डिपेंडेंस, लो R&D, टेक्नोलॉजी गैप, फाइनेंस की हाई कॉस्ट और MSME कंस्ट्रेंट्स। पॉलिसी मेजर्स में जरूरी है कैपिटल गुड्स के लिए PLI सपोर्ट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, R&D इंसेंटिव्स, सस्ता लॉन्ग टर्म क्रेडिट, बेहतर लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स तथा एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में स्किल डेवलपमेंट। निष्कर्ष कैपिटल गुड्स सेक्टर मजबूत होगा, तभी भारत की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और विकसित भारत का लक्ष्य संभव होगा। Q10 15 मार्क्स मोबिलिटी में सर्कुलर इकोनॉमी। अब बात करते हैं सर्कुलर इकोनॉमी इन मोबिलिटी की। कॉन्सेप्ट। सर्कुलर इकोनॉमी का बेसिक कॉन्सेप्ट है रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल। ये व्हीकल और मटेरियल के लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पर फोकस करता है। इसमें मुख्य एरिया हैं EV बैटरी रीसाइक्लिंग और रीयूज, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी, ऑटो पार्ट्स का रीमैन्युफैक्चरिंग, सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ग्रीन लॉजिस्टिक्स तथा फ्यूल एफिशिएंसी। इसके फायदे हैं कि ये पॉल्यूशन और कार्बन एमिशन कम करता है, लिथियम और मेटल्स जैसी चीजों में इंपोर्ट डिपेंडेंस घटाता है, ग्रीन जॉब्स क्रिएट करता है और रिसोर्स एफिशिएंसी बढ़ाता है। एकीकरण। भारत इसे ग्रोथ के साथ इंटीग्रेट कर सकता है यदि EV इकोसिस्टम को इंसेंटिव दिया जाए, बैटरी स्वैपिंग और रीसाइक्लिंग प्लांट्स प्रमोट हों, ऑटो इंडस्ट्री के लिए सर्कुलर सप्लाई चेन बने और इसे नेट जीरो टारगेट से लिंक किया जाए। निष्कर्ष सर्कुलर मोबिलिटी भारत के लिए सस्टेनेबिलिटी और इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के बीच बैलेंस बनाने का तरीका है। Q11 25 मार्क्स इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 और न्यू डेवलपमेंट पाथवे।
अब आते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर, यानी इकोनॉमिक सर्वे 2025-26। मेन मैसेज। इकोनॉमिक सर्वे का मेन मैसेज है कि भारत को एक नई डेवलपमेंटल पाथवे चाहिए जो प्रोडक्टिविटी ड्रिवन हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर आधारित हो। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी फोकस इसमें शामिल है स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, डिजिटल इकोनॉमी, एआई एडॉप्शन, एमएसएमई मॉडर्नाइजेशन और इनोवेशन तथा आर&डी इकोसिस्टम। इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी, गति शक्ति, एनर्जी ट्रांजिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और फ्रेट कॉरिडोर्स शामिल हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ फोकस, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वीमेन लेड डेवलपमेंट, हेल्थ और एजुकेशन इन्वेस्टमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर रिफॉर्म शामिल हैं। गवर्नेंस और रिफॉर्म्स के तहत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन करना, फिस्कल कंसोलिडेशन और एफिशिएंट पब्लिक स्पेंडिंग को प्राथमिकता दी गई है। निष्कर्ष भारत को हाई ग्रोथ के साथ स्टेबिलिटी चाहिए और इसका रास्ता है प्रोडक्टिविटी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इंक्लूजन। Q12 25 मार्क्स स्टेट फाइनेंस बजट 2025-26। अब बात करते हैं स्टेट फाइनेंस की स्थिति। स्टडी ऑफ बजट्स 2025-26 के अनुसार कई राज्यों में डेट लेवल बढ़ रहा है और कमिटेड एक्सपेंडिचर बहुत हाई है। कमिटेड एक्सपेंडिचर में सैलरी, पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट्स शामिल हैं। इससे राज्यों के पास डेवलपमेंट के लिए फिस्कल स्पेस कम बचता है। चुनौतियां। मेजर चैलेंजेस हैं डेट बर्डन, सब्सिडी कल्चर, फ्रीबीज प्रेशर, लो टैक्स बेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर में गिरावट ऑफ बजट बोरोइंग और डिस्कॉम लॉसेस का बोझ। इसका असर ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कमजोर होती है, क्रेडिट रेटिंग और बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्लो हो जाती है। रिफॉर्म्स में जरूरी है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मजबूत करना, आउटकम बेस्ड बजटिंग, डीबीटी बेस्ड सब्सिडी, जीएसटी कंप्लायंस सुधारना, स्टेट टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना, पावर सब्सिडी रैशनलाइज करना और पीपीपी तथा एसेट मोनेटाइजेशन को प्रमोट करना। निष्कर्ष सस्टेनेबल स्टेट फाइनेंस ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और विकसित भारत की नींव है। Q13 25 मार्क्स इंडो पैसिफिक, यूएस रूस बैलेंस और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। अब अंतिम प्रश्न में बात करते हैं भारत की विदेश नीति की शिफ्ट। भारत की फॉरेन पॉलिसी अब नॉन अलाइनमेंट से शिफ्ट होकर मल्टी अलाइनमेंट की ओर बढ़ चुकी है। भारत अब इंडो पैसिफिक और ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। इंडो पैसिफिक में भारत का रोल है मैरिटाइम सिक्योरिटी, SLOC प्रोटेक्शन, सागर विजन, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव और आसियान सेंट्रलिटी का सपोर्ट। बैलेंस यूएस और रूस के बीच भारत बैलेंस इसलिए करता है क्योंकि यूएस भारत को टेक्नोलॉजी, डिफेंस और इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप देता है, जबकि रूस भारत को एनर्जी सिक्योरिटी और डिफेंस सप्लाई में मदद करता है। भारत की नीति है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी इश्यू बेस्ड अलाइनमेंट। पार्टनरशिप्स। फ्रांस के साथ भारत का मजबूत डिफेंस कॉपरेशन है, जैसे राफेल और सबमरीन। साथ ही इंडो पैसिफिक सपोर्ट और न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप भी है। बांग्लादेश के साथ कनेक्टिविटी, ट्रेड, बॉर्डर सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है। मलेशिया भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का और आसियान गेटवे के कारण महत्वपूर्ण है और मैरिटाइम कोऑपरेशन का प्रमुख पार्टनर है। ग्रीस भारत को मेडिटरेनियन एक्सेस देता है और शिपिंग कॉरिडोर तथा IMEC कनेक्टिविटी के लिए जरूरी है। पॉलिसी रोडमैप में भारत को इंडो पैसिफिक डिप्लोमेसी मजबूत करनी चाहिए, एनर्जी और डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, ट्रेड कॉरिडोर्स बढ़ाने चाहिए और मल्टी अलाइनमेंट के माध्यम से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखनी चाहिए। निष्कर्ष भारत की विदेश नीति का लक्ष्य है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी विद ग्लोबल पार्टनरशिप्स। ये थे यूपीएससी मेंस मॉडल आंसर पॉइंट्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।